नोट, सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के लिए 60 मिनट अतिरिक्त समय की अनुमति है। Answer all 5 questions. All questions carry equal marks. The blind candidates will be given 60 minutes extra time. प्रश्न 1, विधि युक्तियुक्तता एवं प्रकृति के नियमों का संयोजन है। विस्तार से समझाइए। Law consists of rules in accordance with reasons and nature. Discuss elaborately. अथवा न्याय से आप क्या समझते हैं? आपराधिक न्याय के प्रयोजन का विवेचन कीजिए। What do you understand by the term justice? Examine the purpose of criminal justice. प्रश्न 2, सामाजिक अभियांत्रिकी में रॉस्को पाउंड के योगदान को बताइए। State the contribution of Roscoe Pound in social engineering. अथवा विश्लेषणात्मक प्रमाणवाद को विस्तार से समझाइए। Explain in detail analytical positivism. प्रश्न 3, विधि के स्रोत न्याय दृष्टांत का विश्लेषण कीजिए। Analyze precedent as a source of law. अथवा विधि के स्रोत विधान से आप क्या समझते हैं? अधीनस्थ विधान के प्रकार को विस्तृत रूप से समझाइए। What do you understand by the term legislation? Discuss elaborately the kinds of subordinate legislation. प्रश्न 4, अधिकार शब्द को परिभाषित कीजिए। विधिक अधिकार के विभिन्न प्रकार को समझाइए। Define the term right. Explain the various kinds of legal rights. अथवा व्यक्ति को परिभाषित कीजिए। निम्नलिखित की विधिक स्थिति को स्पष्ट कीजिए। A corporate व्यक्तित्व अजन्मा बालक समृद्ध व्यक्ति। Define person. Also clarify the legal status of the following sad face: A corporate personality, B unborn child, C dead person. प्रश्न 5, आधिपत्य क्या है? वास्तविक आधिपत्य एवं विधिक आधिपत्य के मध्य का अंतर स्पष्ट कीजिए। What is possession? Distinguish between possession in fact and possession in law. अथवा दायित्व से आप क्या समझते हैं? कठोर दायित्व के सिद्धांत को विस्तार से समझाइए। What do you understand by the term liability? Explain in detail the theory of strict liability. 1, न्यास को परिभाषित कीजिए। न्यास के विभिन्न वर्गीकरण पर चर्चा कीजिए। Define trust. Discuss various classifications of trust. प्रश्न 2, साम्य को परिभाषित कीजिए। इंग्लैंड में इसकी उत्पत्ति और वृद्धि की सहायता से। Define equity in view of its origin and growth in England. प्रश्न 3, न्यासाधारियों की नियुक्ति पर किए गए प्रावधानों पर चर्चा कीजिए। Discuss provisions relating to appointment of trustees. प्रश्न 4, भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के तहत न्यासदारी के अधिकारों और शक्तियों के प्रयोग के बारे में वैधानिक प्रावधान क्या है? विस्तार से बताइए। Explain statutory provisions regarding exercise of rights and powers of trustees under Indian Trusts Act, 1882. प्रश्न 5, न्यास की प्रकृति एवं दायित्वों के बारे में चर्चा कीजिए। Discuss obligations and nature of trust. प्रश्न 6, न्यासाधारियों के विविध कर्तव्य पर चर्चा कीजिए। Discuss various duties of trustees. प्रश्न 7, न्यासाधारियों के अक्षमताओं के बारे में चर्चा कीजिए। Discuss various disabilities of trustees. प्रश्न 8, न्यासाधारियों के उन्मुक्ति पर चर्चा कीजिए। Discuss discharge of trustees. प्रश्न 9, भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के तहत हितग्राहियों के क्या अधिकार एवं दायित्व हैं? समझाइए। Explain rights and liabilities of beneficiaries under Indian Trusts Act, 1882. प्रश्न 10, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए। स्थानांतरण न्यासाधारियों द्वारा संपत्ति का सम्मिश्रण सह हितग्राही। Explain any two of the following. A transfer, B blending of property by trustee, C beneficiary. प्रश्न 1, प्रशासनिक विधि की प्रकृति एवं महत्व का वर्णन कीजिए। Discuss the nature and importance of administrative law. Explain why its importance has grown in recent years. प्रश्न 2, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत अपनी कठोरता के साथ भारतीय संविधान पर लागू नहीं होता। समझाइए। The doctrine of separation of powers in its rigidity is not applicable to the Constitution of India. Explain. प्रश्न 3, प्रत्यायोजित विधान क्या है? प्रत्यायोजित विधान के संसदीय नियंत्रण के तरीकों की विवेचना कीजिए। What is delegated legislation? Discuss the mode of parliamentary control of delegated legislation. प्रश्न 4, दूसरे पक्ष को भी सुनो का सिद्धांत क्या है? दूसरे पक्ष को भी सुनो के अपवादों का उल्लेख कीजिए। What is the doctrine of audi alteram partem? Discuss the exceptions to the doctrine of audi alteram partem. प्रश्न 5,
सरकार अपने सेवकों द्वारा उनके नियोजन के दौरान किए गए दुष्कृत्यों के लिए उत्तरदायी है। इसकी पूर्णतया विवेचना कीजिए। डिस्कस फुली द लायबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट फॉर द टॉर्चुअस एक्ट्स ऑफ इट्स सर्वेंट्स डॉन इन द कोर्स ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट। प्रश्न 6। विभिन्न प्रकार की याचिका जिनके द्वारा प्रशासनिक कृत्यों पर न्यायिक नियंत्रण किया जाता है, संक्षेप में समझाइए। Briefly discuss the different types of writ by which judicial control over administrative action can be exercised. प्रश्न 7। केंद्रीय सतर्कता आयोग की भूमिका की विवेचना कीजिए। Discuss the role of Central Vigilance Commission. प्रश्न 8। ओम्बड्समैन की व्याख्या कीजिए और भारत में ओम्बड्समैन पर लेख लिखिए। Explain Ombudsman and write a note on Ombudsman in India. प्रश्न 9। भारत में न्यायाधिकरणों की संवैधानिक स्थिति क्या है? क्या न्यायालय तथा न्यायाधिकरण में अंतर होता है? What is the constitutional position of tribunals in India? Is there any difference between a court and a tribunal? 10. लोक निगम से क्या तात्पर्य है? इसकी संवैधानिक स्थिति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। What do you mean by public corporation? Discuss in brief their constitutional position. प्रश्न 1। शब्द प्रथम सूचना रिपोर्ट को समझाइए। इसका साक्षिक मूल्य क्या है? स्पष्ट कीजिए। Explain the term first information report. What is its evidentiary value? प्रश्न 2। अपील, पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन में अंतर कीजिए। Distinguish between appeal, revision and review. प्रश्न 3। किशोर न्याय अधिनियम 1986 के अंतर्गत विशेष गृहों एवं संप्रेषण गृहों की स्थापना हेतु क्या व्यवस्था की गई है? क्या लक्ष्य एवं उद्देश्य हैं? What provisions have been made under the Juvenile Justice Act, 1986 with regard to the establishment of special homes and observation homes and what are their aims and objects? प्रश्न 4। निम्नलिखित के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। अजमानतीय और अजमानतीय अपराध, बदसंज्ञेय एवं असंज्ञेय अपराध से उन्मोचन एवं दोषमुक्ति। Explain the difference between the following. A. Bailable and non-bailable offences. B. Cognizable and non-cognizable offences. C. Discharge and acquittal. प्रश्न 5। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक गिरफ्तार व्यक्ति के विभिन्न अधिकार क्या हैं? What are the various rights of a arrested person under the Criminal Procedure Code? प्रश्न 6। पुलिस को सूचना एवं उनकी अन्वेषण करने की शक्तियों तथा तलाशी से संबंधित उपबंधों का वर्णन कीजिए। Describe the provisions regarding information to the police and their power to investigate and search. प्रश्न 7। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में दिए गए उन विभिन्न तरीकों को गिनाइए जो न्यायालय में उपस्थिति के लिए विवश करने के लिए बनाए गए हैं। इस संदर्भ में सम्मन से आप क्या समझते हैं? निम्न पर सम्मन कैसे तामिल होगा? न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर सरकारी कर्मचारी। Enumerate briefly the process given in Criminal Procedure Code 1973 for compelling appearance. What do you know by summon in this context? How can summon be served on the following? A. Outside local limits of court. B. Government servant. प्रश्न 8। आरोप क्या है? आरोप में कौन कौन से विवरण आवश्यक है? आरोप में त्रुटि के प्रभाव की विवेचना कीजिए। What is charge? What are contents of charge? Discuss the effects of errors in charge. प्रश्न 9। निम्न को परिभाषित कीजिए। वारंट पर शीघ्र परीक्षण का अधिकार, किशोर न्यायालय प्रणाली तक किशोरों का पुनर्वास। Define the following. A. Warrant. B. Right to speedy trial. C. Juvenile court system. D. Rehabilitation of juveniles. प्रश्न 10। बाल अपराध से आप क्या समझते हैं? इसकी बढ़ती हुई प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने हेतु सुझाव दीजिए। What do you mean by juvenile delinquency? Give your suggestion to give the rising trend. प्रश्न 1। एक अधिवक्ता के रूप में नामांकन हेतु क्या योग्यताएं हैं? विवेचना कीजिए। What are the qualification for enrollment as an advocate? Discuss. प्रश्न 2। राज्य विधिज्ञ परिषद के कार्यों तथा शक्तियों की विवेचना कीजिए। Discuss the functions and powers of State Bar Council. प्रश्न 3। एक अधिवक्ता के न्यायालय के प्रति कर्तव्यों की विवेचना कीजिए। Discuss the duties of an advocate toward the court. प्रश्न 4। विधिक व्यवसाय में आमतौर पर अधिवक्ताओं के लिए जो कदाचरण या दुराचरण निर्धारित है, उनका उल्लेख कीजिए। Discuss the misconducts or improper behaviors as generally being treated in the legal profession. प्रश्न 5। भारतीय विधिज्ञ परिषद की अनुशासन समिति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। Discuss the procedure adopted by the Disciplinary Committee of Bar Council of India. प्रश्न 6। विधि के शासन को बनाए रखने में न्यायाधीशों की भूमिका की विवेचना कीजिए।
Discuss the role of judges on maintaining rule of law. प्रश्न 7, अधिवक्ता के अधिकारों की विवेचना कीजिए। क्या अधिवक्ताओं को हड़ताल करने का मूल अधिकार है? Explain the rights of advocate. Whether advocates have fundamental rights to go on strikes. प्रश्न 8, न्यायालय अवमानना से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रकृति की विवेचना कीजिए। What do you understand by contempt of court? Discuss its nature. प्रश्न 9, आपराधिक अवमानना क्या है? विस्तार से समझाइए। क्या न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट अवमानना के लिए दोषी हो सकते हैं? What is criminal contempt? Explain in detail whether judge or magistrate may be guilty of contempt. प्रश्न 10, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। अपवृत्तिक आचार पर बार बेंच संबंध। Write short notes on the following. A. Professional ethics. B. Bar bench relation. प्रश्न 1, दंड के विभिन्न सिद्धांतों को समझाइए। Explain the various theories of punishment. प्रश्न 2, मृत्यु दंड अमानवीय है। इस कथन की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। Capital punishment is inhuman. Critically evaluate the statement. उद्धरण। प्रश्न 3, कारागार अपराधी को बेहतर नागरिक बनाता है। टिप्पणी कीजिए तथा अपराधियों के उपचार हेतु कारागार व्यवस्था को और प्रभावशाली बनाने हेतु सुधार संबंधी सुझाव दीजिए। Prison makes criminal a better citizen. Comment and suggest reforms to make the prison system more effective for the treatment of offenders. प्रश्न 4, भारतीय कारागारों की समस्याओं का उल्लेख कीजिए एवं उनके निदान हेतु सुझाव दीजिए। Give an account of problems of Indian prisons and suggest measures to solve these problems. प्रश्न 5, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। असाधारण कारावास ब कठोर कारावास स आजीवन कारावास। Write short note on any two of the following. A. Simple imprisonment. B. Rigorous imprisonment. C. Imprisonment for life. प्रश्न 6, पीड़ित शास्त्र क्या है? इसकी प्रकृति एवं विकास की विवेचना कीजिए। What is victimology? Discuss its nature and development. प्रश्न 7, अपराध पीड़ितों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय के दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए। Discuss the view of the Supreme Court to award compensation to the victims of crimes. प्रश्न 8, विकासशील देशों में श्वेतपोश अपराध अपरिहार्य है। इसकी समीक्षा कीजिए। इन अपराधों को रोकने हेतु क्या उपाय किए गए हैं? White collar crimes are inevitable in developing countries. Comment. What measures have been taken to curb these crimes? प्रश्न 9, व्यक्ति एवं संपत्ति के विरुद्ध होने वाले विभिन्न अपराधों पर प्रकाश डालिए। State various offences against person and property. प्रश्न 10, निम्नवाद के तथ्यों और सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। बच्चन सिंह बनाम पंजाब 1980-2 SCC 684। Describe the facts and principles of law laid down in Bachchan Singh vs. State of Punjab 19802 SCC 684। प्रश्न 1, निगमित वित्त से आप क्या समझते हैं? एक कंपनी के सफल संचालन में निगमित वित्त का क्या योगदान है? समीक्षा कीजिए। What do you understand by corporate finance? What is the contribution of corporate finance in successful working of a company? Explain. प्रश्न 2, कंपनी को पूंजी उगाने हेतु कौन कौन से साधन उपलब्ध हैं? संक्षेप में उनका उल्लेख कीजिए। What are the various modes of raising capital needs of the company? Briefly enumerate them. प्रश्न 3, वित्तीय निगम का उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ और अधिक से अधिक उपार्जन है। स्पष्ट कीजिए। The objective of the corporate finance is profit maximization and wealth maximization. Explain. प्रश्न 4, अंश पूंजी की विभिन्न श्रेणियां कौन सी है? निगमित निकाय द्वारा अंश पूंजी को कम करने एवं उसमें अभिवृद्धि करने की कंपनी अधिनियम 1956 के संबंधित प्रावधानों की विवेचना कीजिए। What are the different categories of share capital? Discuss the provisions under the Companies Act 1956 relating to reduction and increase in the share capital by the corporate body. प्रश्न 5, ऋण वित्त से संबंधित निगमित विधि की विवेचना कीजिए। Discuss the corporate law relating to debt finance. प्रश्न 6, निगमित वित्त का संरक्षण किस प्रकार किया जाता है? इसके विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। How the conservation of corporate finance is done. Discuss various means of it. प्रश्न 7, निगम के व्यय पर नियंत्रण पर एक निबंध लिखिए। Write an essay on the control over corporate spending. प्रश्न 8, भारत में विभिन्न प्रकार के निवेशकों के संरक्षण हेतु नियमों की विवेचना कीजिए। Discuss the rules pertaining to protection of various kinds of investors in India.
प्रश्न 9, विदेशी सीधे निवेश को आकृष्ट करने संबंधी केंद्रीय सरकार व रिजर्व बैंक के नवीनतम मानदंडों की घोषणा की विवेचना कीजिए। Discuss the latest measures announced by the central government and the Reserve Bank of India to attract foreign direct investment. प्रश्न 10, वित्तीय संस्थानों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रशासकीय नियंत्रण का वर्णन कीजिए। Describe the administrative control of RBI on the financial institutions.